जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओम सक्सेस पॉइंट पे। आइए, जैसा कि आपको पता है कि हमारा अक्टूबर माह में यूपी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है। उसी दृष्टिगत हम लोग आज यूपी पेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जिससे कि भारतीय इतिहास का पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? जैसा कि आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए तमिल थी, ऑप्शन नंबर बी की ब्राह्मी थी, ऑप्शन नंबर सी अरबी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसकी लिपि यहाँ की सिंधु लिपि ही मानी जाती है, या उसको कहते हैं हड़प्पा लिपि, क्योंकि उसे पढ़ा नहीं जा सका। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सही होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है, क्योंकि सिंधु घाटी की जो आपकी लिपि थी वो इनमें से कोई नहीं। यानी अर्थात कह सकते हैं कि सिंधु घाटी जो लिपि थी वो सिंधु घाटी की सभ्यता के संबंधित छोटे छोटे संकेतों के समूह को सिंधु लिपि या सिंधु सरस्वती लिपि और हड़प्पा लिपि भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका ए कहता है 7 मंडल, ऑप्शन नंबर बी 9 मंडल, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे 10 मंडल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 8 मंडल। यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका सी है एकदम राइट है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है, क्योंकि 10 मंडल है। कितने मंडल थे ऋग्वेद में? ऋग्वेद में कितने मंडल? ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपको कहा गया है, महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ दिया गया है, पाटिलपुत्र में, पावापुरी में, ऑप्शन नंबर सी उज्जैन में, ऑप्शन नंबर डी है लुम्बिनी में। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका बी है पावापुरी वो एकदम राइट है, क्योंकि आपको पता है कि महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? पावापुरी में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, गुप्त शासन में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? तो आपको यहाँ बताना है कि गुप्त शासन में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है पुरपाल, ऑप्शन नंबर बी है प्रतिहार, ऑप्शन नंबर सी है आपका कर्णिक, ऑप्शन नंबर डी है अग्राहिक। तो आप यहाँ बता दें कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए है एकदम राइट है, क्योंकि आपको गुप्त शासन काल में नगर का मुख्य अधिकारी कहलाता था पुरपाल। क्या कहलाता था? पुरपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, बाबर का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे दिया गया है 1483, ऑप्शन नंबर बी है आपको 1484, ऑप्शन नंबर सी है 1482, ऑप्शन नंबर डी है आपका 1485। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वो एकदम क्या है? राइट है, क्योंकि बाबर का जन्म हुआ था वो 1483 में हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय आंदोलन है ना, तो आपको यहाँ से अगला पोर्शन आपको स्टार्ट होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, जो कि 5 नंबर के हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा हुआ है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 1911, ऑप्शन नंबर बी है 1913, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1923, ऑप्शन नंबर आपका डी 1951। तो आपको बता दें जो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन जो है 1911 में रद्द कब किया था? 1911 में। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी? तो ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ दिया गया है विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर बी है भीखाजी कामा, ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर डी आपको सरोजिनी नायडू। तो आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पहली महिला जो अध्यक्ष थी उनका नाम था एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या राइट है? ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया था? तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर आपका ए दिया गया है यहाँ पर चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है मोतीलाल नेहरू, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है महात्मा गांधी। तो जो होम रूल लीग शुरू किया था उनका नाम है एनी बेसेंट। कौन है? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी एकदम क्या है? राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है आपको ऑप्शन में महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी है आपका मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो यंग इंडिया के आपके साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रसारित करते थे, तो उनका नाम है महात्मा गांधी, हमारे महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बात करते हैं 5 जनवरी 1922 में, 15 मार्च 1922 में,
ऑप्शन नंबर सी है 5 फरवरी 1922 में, या ऑप्शन नंबर डी है 23 मार्च 1919 में। तो आपको बता दें कि जो यहाँ पर चौरी चौरा कांड हुआ था वो 5 फरवरी 1922 को, कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एकदम सी क्या है, एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके आते हैं भूगोल से। यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो 11 दिया गया है, कहा गया है कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? तो आपको बता दें यहाँ पर लिखा है कौन सा जो राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। तो आपको ऑप्शन दिया गया कोटा, ऑप्शन नंबर बी है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी है आपका चूरू। यहाँ पर जो कोटा है, जो कोटा आपका जिला है वो जो है राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया भारत के किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया गया है आंध्र प्रदेश में, बी नंबर तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी आपका केरल में। पूछा क्या गया? पूछा ये गया है कि भारत के किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो आपको बता दें यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका डी है एकदम क्या है, राइट है। केरल में क्या है, सबरीमाला स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो आपको बता दें भूमध्य रेखा पर बहुत सारा सूर्य का प्रकाश सीधी रेखा में पड़ता है, इस वजह से वहाँ पे बहुत अधिक गर्मी होती है ना, जिसे कहते हैं उष्ण कटिबंध क्षेत्र। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध क्षेत्र। इस वजह से वहाँ पर जो आपको वन पाए जाते हैं वो उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है एकदम क्या है, राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? अगला आपका ऑप्शन दिया गया है रावी, ऑप्शन नंबर बी है ब्याय, ऑप्शन नंबर सी है सतलज, ऑप्शन नंबर डी है आपका चिनाब। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका सी है ना, सतलज नदी, वहीं से क्या निकाला गया, रावी नदी को, मतलब किस नदी को निकाला गया है, सतलज नदी को निकाला गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पर आपको बता दें ऑप्शन नंबर आपको दिया जाता है ए, ऑप्शन नंबर दिया गया है ए में दूध बेता, ऑप्शन नंबर बी है अनैमुदी, ऑप्शन नंबर सी है आपका महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर डी है मुआ शिखर। तो जो दक्षिण भारत सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है वो मानी जाती है अनैमुदी। अनैमुदी क्या माना जाता है, अनैमुदी। ऑप्शन नंबर बी क्या एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम राइट है, क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनैमुदी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के अगले क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे दिया गया है आपको कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आईडीबीआई, ऑप्शन नंबर बी है आईएफसी, और ऑप्शन नंबर सी है आपका आरबीआई, ऑप्शन नंबर डी आपका नबार्ड। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो आपका नबार्ड बैंक है वो क्या करता है, वो बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम क्या राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, CRR क्या है? तो आपको बता दें CRR क्या होता है। यहाँ पर देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह नकदी का अनुपात है जिसमें वाणिज्य बैंकों को RBI के पास जमा करना पड़ता है। तो आंसर देख लेते हैं, यह क्या है, यह नकदी का अनुपात है जिसे वाणिज्य बैंकों को RBI के पास जमा करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है भारत में वाणिज्य कर कौन लगाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपको कहा दिया गया है कि राज्य सरकार लगाता है, ऑप्शन नंबर बी केंद्र सरकार लगाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राज्य केंद्र दोनों लगाते हैं, ऑप्शन नंबर डी स्थानीय सरकार। तो आपको बता दें कि जो वाणिज्य कर होता है वो कौन लगाता है, वो केंद्र सरकार लगाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम क्या राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, भारत में रुपए प्रतीक का चिन्ह किसने डिजाइन किया था? भारत में रुपए प्रतीक का चिन्ह किसने डिजाइन किया था? अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया साफ तौर पे, भारत में रुपए प्रतीक का को किसने डिजाइन किया था? आपका ऑप्शन नंबर ए है राकेश कुमार, ऑप्शन नंबर बी है आपका उदित राज, ऑप्शन नंबर सी आपका है डी उदय कुमार, ऑप्शन नंबर डी आपका है राजकुमार। तो आपको बता दें कि जो आपका भारत में रुपए का प्रतीक चिन्ह को डिजाइन किया था उनका नाम है आपका ऑप्शन नंबर सी डी उदय कुमार। कौन थे? डी उदय कुमार। यहाँ पे डी उदय कुमार जो है भारत में रुपए प्रतीक चिन्ह को क्या कहते हैं, डिजाइन किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या क्या है? तो अगला आपका क्वेश्चन यह कह रहा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए आपसे कहता है कि अप्रैल 1969 से मार्च 1974,
ऑप्शन नंबर बी आपसे कहता है मार्च 1974 से मार्च 1979। ऑप्शन नंबर सी कहता है मार्च 1967 से मार्च 1972। ऑप्शन नंबर डी आपसे कहता है कि मार्च 1980 से मार्च 1985। तो आपको बता दें कि जो चौथी पंचवर्षीय थी वो आपको मनाई जाती है अप्रैल 1969 से मार्च 1974, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहा गया है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। ठीक है, चलिए अगला पोर्शन आपको टॉपिक है अगला सब्जेक्ट का भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिया गया है। क्वेश्चन क्या क्या रहा देखिएगा। लिखा हुआ है भारतीय संविधान किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना को, ऑप्शन नंबर बी है कोशिक अधिकार को, ऑप्शन नंबर सी है नागरिकता को, ऑप्शन नंबर डी आपका मौलिक कर्तव्य को। तो आप बता दें कि भारतीय संविधान की जो आत्मा कही जाती है उसे कहते हैं प्रस्तावना। क्या कहते हैं? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कही जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना जा गया है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद आपका ए में, ए मतलब ऑप्शन ए में दिया गया अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपको अनुच्छेद नंबर 21A, और ऑप्शन डी आपको दिया गया है अनुच्छेद 22। तो आपको बता दें कि जहाँ जो ऑप्शन नंबर सी है आपका एकदम क्या राइट है, क्योंकि शिक्षा का जो मौलिक अधिकार दिया गया था वो अनुच्छेद 21A में दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए कहता है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व का, ऑप्शन नंबर बी कहता है एकल एकल संक्रमणीय, ऑप्शन नंबर सी कहता है अप्रत्यक्ष मतदान, ऑप्शन नंबर डी कहता है ये सभी। तो आपको बता दें जो राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए विधि अपनाई जाती है वो इन सभी विधियों को अपनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है डी आप एकदम क्या है राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए। आगे कहा गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी आपका राज्यसभा, और ऑप्शन नंबर डी आपका प्रधानमंत्री। तो आपको यहाँ बता दें जो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है तो होता है लोकसभा के। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहा गया है स्वतंत्र भारत में पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। यहाँ पर आपको बताया गया कि जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ था उसके बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन नंबर ए कहा गया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी है रुचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी है आपका लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर डी आपका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर पहले थे उन्हें कहा गया है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पहले क्या है स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए। समान विज्ञान का अगला पोर्शन आपका स्टार्ट होता है जिसमें आपको 26 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कोशिका के जो शक्ति ग्रह होता है वो किसे कहते हैं, यानी कोशिका का जो पावर हाउस होता है वो किसे कहा जाता है। तो आपको पता है कहाँ पर होता है। नंबर ए ऑप्शन है आपका माइक्रोकांडिया, नंबर आपका बी है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी है आपका राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी आपका कोशिका द्रव। यहाँ पर आपको बता दें पावर हाउस होता है वो कहाँ होता है माइटोकांडिया में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक क्या एकदम राइट। अगला क्वेश्चन देखिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे देखिए। अगला क्वेश्चन में कहा गया है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो आपसे यहाँ बता दें ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है प्रतिरोध ओम का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक वोल्ट होता है, तापमान का मात्रक केल्विन होता है, ऑप्शन नंबर आपका जो आपका डी कहता है कार्य का मात्रक अर्ग होता है। तो आपको बता दें यहाँ पर कि यहाँ पर सभी मात्रक तो सही है लेकिन विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक यहाँ पे एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम क्या है यहाँ पे राइट है, क्योंकि यही ऑप्शन क्या है गलत है। हमसे पूछा गया है कि कौन सही नहीं है तो यही वाला सही नहीं है ना। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है ना कि वोल्ट होता है। बस समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपसे दिया गया है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर आपका बी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी है मेंडुला आब्लांगेटा, ऑप्शन नंबर डी है मेरुरज्जु। तो आपको बताएं मानव मस्तिष्क जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है प्रमस्तिष्क। कौन सा होता है प्रमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर ए क्या है एकदम राइट। अगला क्वेश्चन देखिए। अम्लराज या एक्वारेजिया में सांद्र एचसीएल एवं सांद्र HNO3 का अनुपात क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है 1:3, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपको बी दिया गया है 3:1, ऑप्शन नंबर सी दिया गया 2:3, ऑप्शन नंबर डी दिया गया 3:2। तो आपको बता दें जो अम्लराज में एक्वारेजिया और HCl एवं सांद्र HNO3 का
जो अनुपात होता है वो ऑप्शन नंबर बी यानी 3:1। कितना होता है? 3:1 होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बल का मात्रक नहीं है? तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए कह रहा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी होता है। ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ये भी बल का मात्रक होता है। और डाइन, ये भी बल का मात्रक होता है। लेकिन जो वाट होता है वो शक्ति का मात्रक होता है। इस वजह से कह सकते हैं कि यहाँ ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम क्या राइट है। हमसे पूछा गया बल का मात्रक नहीं होता है, तो 4 3 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और न्यूटन भी होता है, डाइन भी होता है। बल्कि आपको बता दें जो वाट होता है वो शक्ति का मात्रक होता है। इस वजह से जो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम क्या राइट है। आई बात समझ? आप लोग ये कमेंट्स में ये बताइए कि आप बताइए कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं आपको यहाँ पे लिख के बताना है। चलिए आप लोग कमेंट्स में इस जानकारी को हमारे लिखिए। धन्यवाद। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।